हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल की संकल्प सीरीज का आज डे है 13। इस सीरीज में हम डेली ही नए क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सीरीज से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रास रूट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ग्रीन ग्रास जो रूट रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? हनी बी से, एग प्रोडक्शन से, सोलर एनर्जी से, SRI पैडी से, ओकरा से। तो हमारी हनी पे से रिलेटेड हम अगर रिवोल्यूशन देखते हैं तो वो है हमारी एम्बर रिवोल्यूशन। एग प्रोडक्शन से रिलेटेड देखते हैं, एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से, तो वो है हमारी सिल्वर रिवोल्यूशन। सोलर एनर्जी से रिलेटेड हमारी जो रिवोल्यूशन है वो है सेफ्रॉन रिवोल्यूशन। SRI पैडी से रिलेटेड एनर्जी जो रिवोल्यूशन है वो है ग्रीन ग्रास रूट रिवोल्यूशन। ओकरा जो हमारी भिंडी है उससे रिलेटेड जो रिवोल्यूशन है वो है परभनी रिवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, SRI पैडी। जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक मेथड है राइस को सोइंग करने की, तो इसमें इससे रिलेटेड कौन सी हमारी रिवोल्यूशन है? ग्रीन ग्रास रूट रिवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर हेनियन हिलेल, PK नायर, डॉक्टर गौतम, मुसामाबू फुकुओका, रुडोल्फ स्टेनर। तो हमारे जो रुडोल्फ स्टेनर हैं इन्हें फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग कहा जाता है। मुसामाबू फुकुओका है, इन्हें फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। और जो हमारे डॉक्टर गौतम हैं इन्हें फादर ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इन पर्लमेंट में जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है किसने बताई थी? डॉक्टर गौतम ने। PK नायर जी है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। और डॉक्टर डेनियल हिलेन को फादर ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? जो हमारी ड्रिप इरिगेशन है उसको बढ़ावा दिया था और लोगों को फूड सिक्योरिटी लोगों में क्या फूड सिक्योरिटी पैदा की थी। मैंने फूड को बचाने के लिए उनके अंदर लोगों को जागरूक किया और ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है। इनको इनके इसी काम के लिए इन्होंने फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया था, इसलिए इन्हें वर्ल्ड फ्रूट प्राइज 2012 भी इन जो हमारे डेनियल हिलेल है इनको दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, डेनियल हिलेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इजी एंड पॉपुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ फ्रूट प्लांट। इनमें से कौन सी मोस्ट इजी और पॉपुलर मेथड है प्लांटिंग की? तो हमारा जो ऑर्चर्ड लगाया जाता है उसको अलग अलग मेथड्स के द्वारा लगाया जाता है। स्क्वायर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, कंटूर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम या ट्विंकल सिस्टम। तो मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सी हमारी? स्क्वायर सिस्टम जो है ये मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इजी मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो प्लांट लगाए जाते हैं वो रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम होती है, सिंपल है और मोस्ट एडेप्टेड और पॉपुलर मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो डिस्टेंस होती है सेम होती है। इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर हम देखें तो 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर है रो इंटू रो या प्लांट इंटू प्लांट। वो क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर है। तो 10 नंबर ऑफ प्लांट कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर सिस्टम में? 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है कि स्क्वायर सिस्टम की तुलना में इसमें ज़्यादा प्लांट लगा है, इसमें रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की तुलना में। प्लांट टू प्लांट एक जैसा रहेगा, रो टू रो एक जैसा, लेकिन रो टू रो प्लांट टू प्लांट अलग अलग डिस्टेंस रहेगी। जो रो टू रो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की तुलना में। इसमें अगर हम नंबर ऑफ प्लांट निकालेंगे रेक्टेंगुलर सिस्टम मेथड में 10,000 मीटर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू रो, और वाई इजिकल टू हो जाएगा प्लांट इंटू प्लांट। ये हमारी रेक्टेंगुलर मेथड है, इसमें स्क्वायर सिस्टम की तुलना में ज़्यादा प्लांट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है हेक्सागोनल या इक्विलेटरल ट्रायंगल मेथड। जो हेक्सागोनल या इक्विलेटरल ट्रायंगल मेथड है इसमें जो हमारे स्क्वायर सिस्टम है वर्गाकार विधि जो है उसकी तुलना में 15% प्लांट ज़्यादा लगाए जाते हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट मेथड है और यह वहाँ अपनाई जाती है। इस मतलब इस मेथड को अपनाने के लिए अपने को फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, अच्छी उपजाऊ सोइल होगी, वहीं पे हम हेक्सागोनल सिस्टम को अपनाएंगे। ट्विंकल या डायगोनल या फिर फिलर सिस्टम, ये मोस्ट सुटेबल होती है हाईली फर्टाइल सोइल के लिए। ये भी स्क्वायर मेथड के जैसी ही होती है, पर इसमें क्या होता है कि स्क्वायर मेथड में कहते हैं चारों कोनों पर एक प्लांट होता है, लेकिन इसमें एक जो फिलर प्लांट है, एक एडिशनल प्लांट भी होता है जो बीच में लगाया जाता है, इसको फिलर प्लांट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फिलर प्लांट क्यों लगाया जाता है। तो नॉन बियरिंग ऑर्चर्ड जो है, जहाँ से हमें अभी कुछ भी इनकम नहीं मिल रही, प्लांट जो हमारे जैसे मैंगो लगाया उसको डेवलप होने में टाइम लग रहा है, तब हम क्या करते हैं वहाँ पर एक एडिशनल प्लांट फिलर प्लांट लगा देते हैं,
जिससे हमारी इनकम चालू हो जाती है। कौन कौन से कॉमन फिलर प्लांट है? हमारे पपाया, बनाना, फालसा, इनको फिलर प्लांट के रूप में ऑर्चर्ड में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंटूर सिस्टम। कंटूर सिस्टम जो है ये हिली एरिया में अडोप्ट किया जाता है। इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं होती है, प्लांटिंग डिस्टेंस अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम जो है इसका मोस्टली यूज किया जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लिए। जो हमारी बोनी वैरायटी होती है उनको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रायंगुलर सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आम्रपाली वैरायटी जो अपनी है मैंगो की, उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाया जाता है और उसको ट्रायंगुलर सिस्टम के द्वारा लगाया जाता है। तो हमें यहाँ पूछा था मोस्ट इजी एंड पॉपुलर मेथड, तो कौन सी? हमारी स्क्वायर सिस्टम, जिसमें रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायन इज यूज्ड एज रूट स्टॉक फॉर। रायन है वो किसका रूट स्टॉक है? ग्रेप्स का, सपोटा, मैंगो, जामुन या फिर जैकफ्रूट का? तो हमारा जो रायन है वो रूट स्टॉक है किसका? सपोटा। सपोटा क्या है? अपना चीकू का। अब हम देखते हैं अलग अलग हमारा जो रूट स्टॉक है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेप्स का। ग्रेप्स के रूट स्टॉक हम देखें तो इसका है डोगरीज। डोगरीज जो होता है ये नेमाटोड के लिए रेजिस्टेंट है, सोल्ट के लिए भी रेजिस्टेंट होता है, और जो फाइलोक्सेरा डिसीज होती है ग्रेप में उसके लिए भी रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है कौन सा? डोगरीज। जो हमारा एक होता है 1613 1613, ये भी हमारे नेमाटोड के लिए और फाइलोक्सेरा डिसीज के लिए रेजिस्टेंट होता है। एक होता है टेम्पल। टेम्पल जो होता है ये पियर्सी डिसीज के लिए रेजिस्टेंट है, और साल्ट क्री रेजिस्टेंट होता है नेमाटोड और सोल्ट के लिए। ये किसके? ग्रेप के रूट स्टॉक कौन कौन से हो गए? डोगरीज, 1613, टेम्पल और साल्ट क्री। नेक्स्ट है सपोटा। सपोटा के रूट स्टॉक है अपना रायन या खिरनी। खिरनी और रायन एक ही है। जो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? मनिकारा हेक्सेंड्रा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होता है सपोटा का रूट स्टॉक कौन सा है? रायन है। इसके अलावा इसका मीट्री, एडम्स एप्पल, स्टार एप्पल भी इसके रूट स्टॉक है। मैंगो के रूट स्टॉक हम देखें तो वेलाई कोलम्बन जो है वो मैंगो का रूट स्टॉक है। ये ओक्टाप्लॉइड होता है, मतलब नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है? 2n, इस जो ओक्टाप्लॉइड क्या रहेगा? 2n बराबर 8x इज इक्वल टू 80 होता है इसका। ये डार्क रूट स्टॉक है मैंगो का। इसके अलावा हम और डार्क रूट स्टॉक देखें मैंगो के तो नीलेश्वर डार्क, कुरकन, ओलूर, ये सभी कैसे हैं? मैंगो के डार्क रूट स्टॉक। और अल्कलाइज सॉइल टॉलरेंट रूट स्टॉक हम देखें मैंगो के तो वो कौन से? नेक्कारे, मुवंदन और कुरकन। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? जामुन। जामुन का जो रूट स्टॉक वो है सीजियम डेंसीफ्लोरा। ये जो हमारी टर्माइट होती है दीमक, उसके अटैक के लिए रेजिस्टेंट होता है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रायन किसका, या रायन या खिरनी किसका रूट स्टॉक है? सपोटा का। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ माइक्रो वाटर सेट इज। जो हमारा माइक्रो वाटर सेट है उसका एरिया कितना रहता है? 1 to 10 हेक्टेयर। वाटर सेट है जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो माइक्रो वाटर सेट का जो एरिया कितना रहेगा? 1 to 10 हेक्टेयर, 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000, 10,000 to 1 लाख हेक्टेयर। तो जो माइक्रो वाटर सेट का एरिया वो कितना रहता है? 100 to 1000 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर सेट। तो जो मिनी वाटर सेट है उसका एरिया था 10 to 100 हेक्टेयर, माइक्रो वाटर सेट 100 to 1000 हेक्टेयर, मिली वाटर सेट का 1000 to 10,000 हेक्टेयर, सब मैक्रो वाटर सेट होता है 10,000 to 50,000 और मैक्रो वाटर सेट होता है ग्रेटर देन 50,000। तो ये हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांटिंग द ओनली वन क्रॉप ईयर इज कार्ड मोनोकल्चर, सोल क्रॉप, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोकल्चर क्या होता है। तो पूरे साल भर सेम ही क्रॉप को रिपीट करना क्या कहलाता है? मोनोकल्चर। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही जो क्रॉप है उसको बार बार एक ही साल में बार बार लगाया जाता है। मतलब जैसे हमारे तीनों सीजन में एक ही क्रॉप को लगा दिया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोकल्चर। जैसे हमने क्या लगा दिया? मोनोकल्चर क्या हो जाएगा अपना कि जैसे हमने तीनों ही सीजन में राइस राइस और राइस ही लगा दिया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोकल्चर। सोल क्रॉप क्या होता है कि एक ही समय में किसी एक निश्चित खेत पर एक ही प्रकार की फसल लगाना क्या कहलाता है? सोल क्रॉप। सोल क्रॉप में क्या होता है? एक ही समय पे निश्चित पर केवल एक ही फसल अगर अपन ने लगाई है तो उसको अपन बोलेंगे सोल क्रॉप। नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या होती है? एक ईयर में एक फिक्स लैंड पर केवल एक ही फसल उपजाना। मतलब पूरे साल में अपन ने सिर्फ एक ही फसल ली है उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोक्रॉपिंग। जो मोनोक्रॉपिंग होती है इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है? 100% होती है। ये कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर बारानी एरिया है, असिंचित एरिया है, वहां पर मोनोक्रॉपिंग की जाती है। मोनोकल्चर की भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या रहेगी? हमेशा 100% होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है?
तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ क्रॉप अपॉन क्रॉपिंग ईयर इंटू 100, मतलब कितनी क्रॉप अपने लगाई है और कितने साल में लगाई है उसका रेशियो इंटू 100 क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% होगी क्योंकि वहाँ पे हमने एक साल में केवल एक ही क्रॉप लगाई है। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, एक साल में तीन चार फसल लगा, मतलब दो या दो से अधिक फसलें एक साथ लगाना, वो क्या कहलाती है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के हम टाइप देखें तो इसके टाइप है इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है कि इसमें जो दो या दो से अधिक फसलों को एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रो वाइज लगाया जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि इसमें कोई भी पार्टिकुलर डिस्टेंस नहीं होती है और दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लगाया जाता है। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होती है कि एक फसल की कटाई होते ही दूसरी फसल को लगा दिया जाता है, उसे बोलते हैं सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। और रिले क्रॉपिंग कि एक फसल की कटाई होने से पहले ही दूसरी फसल को लगा देना क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग। मतलब जैसे ही पहली फसल मैच्योरिटी पीरियड में आई है उसके पहले ही हम, जैसे ही वो मैच्योरिटी पीरियड में आएगी, हम दूसरी फसल को लगा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या होता है कि इसमें अलग अलग ऊंचाई की फसलें लगाई जाती हैं। क्रॉपिंग क्या होती है, इसमें अलग अलग ऊंचाई की फसलें लगाई जाती है, जैसे शुगर केन प्लस मस्टर्ड प्लस पोटैटो। ये केस का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्का मधुरा इज वेराइटी ऑफ। जो अर्का मधुरा है वो किसकी वेराइटी, वाटरमेलन की, मस्क मेलन की, रिच गार्ड, कुकम्बर या फिर पंपकिन। तो हमारी जो अर्का मधुरा है वेराइटी है वाटरमेलन की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके अलावा हम देखते हैं जो मधु मधु वाली वेराइटी है हमारी, उनमें कंफ्यूजन होता है कि वाटरमेलन की है या मस्क मेलन की। तो जो हमारी अर्का मधुरा है वो वाटरमेलन की है। मस्क मेलन की हम देखते हैं दुर्गापुर मधु, पूसा मधुरिमा, पूसा मधुरस, हरा मधु, काशी मधु। ये सभी मधु मधु वाली वेराइटी किसकी है, मस्क मेलन की। एक वेराइटी जो मधु वाली है किसकी है, वाटरमेलन की। कौन सी, अर्का मधुरा। जो अर्का मधुरा वेराइटी है ये टेट्रा 1 इंटू अर्का मनिक के क्रॉस से बनाई गई है। टेट्रा 1 इंटू अर्का मनिक के क्रॉस से बनाई गई ट्रिप्लोइड सीडलेस वेराइटी है। इसमें क्या है, ट्रिप्लोइड वेराइटी, ट्रिप्लोइड सभी क्या होती है, सीडलेस होती है, बीज रहित होती है। और जो हमारी दुर्गापुर मधु है, दुर्गापुर मधु है ये मस्क मेलन की अर्ली वेराइटी है। और हरा मधु जो है ये मस्क मेलन की लेट वेराइटी है। तो हमें क्या पूछा था, अर्का मधुरा। तो अर्का मधुरा किसकी वेराइटी है, वाटरमेलन की। क्या है, ट्रिप्लोइड वेराइटी है और टेट्रा 1 इंटू अर्का मनिक के क्रॉस से इसको बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था, अर्का मधुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर करेजियस पीपल रेडी टू टेक द रिस्क capable to deal with the uncertainty and failure. This sentence should for which type of adopter category। हमारा जो एडोप्टर है उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें बताया गया है कि वो कौन है जो मतलब वे साहसी लोग कौन है जो जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, अनिश्चितता और सफलता से निपटने में सक्षम होते हैं, उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है, इनोवेटर्स, अर्ली एडोप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी या फिर लेगार्ड्स। तो हमारे जो एडोप्टर है उनकी 5 कैटेगरी है, ये लाइन से लिखी हुई है, इनोवेटर्स, अर्ली एडोप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लेगार्ड। तो हम देखते हैं इनोवेटर्स क्या होते हैं। इनोवेटर्स जो होते हैं इन्हें वेंचर्स हम भी कहा जाता है। ये वे होते हैं जो सबसे पहले न्यू आइडिया को अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि सबसे पहले रिस्क जो लेता है, डील करता है कैपेबिलिटी अनसर्टेनिटी के लिए, उस फेल्योर के लिए, वो क्या रहेंगे, इनोवेटर्स। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। इसके हम देखते हैं हमारी जो कैटेगरी है एडोप्टर की, इनोवेटर, इन्हें वेंचर्स हम भी कहा जाता है। कि हमारे जो टोटल पॉपुलेशन का 2.5% होते हैं। ये भी होते हैं जो सबसे पहले न्यू आइडिया को लाते हैं, उन्हें अपनाते हैं, इनमें रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी होती है। ये क्या होते हैं, इनको क्या कहता है, इनोवेटर्स। नेक्स्ट कैटेगरी अर्ली एडोप्टर। ये क्या करते हैं कि हमारे जो लोकल लीडर होते हैं उनके द्वारा जो न्यू आइडिया आया उसको पूरा जांच जाता है, उनके थ्रू ये एडोप्ट करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, अर्ली एडोप्टर। इनके टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट होते हैं, 13.5%। अर्ली मेजोरिटी या डेलीवरेट। जो अर्ली मेजोरिटी, इसमें वो लोग आते हैं जो हमारे जो कॉमन पीपल है उनसे जस्ट पहले अपनाते हैं। मतलब ये लोकल लीडर नहीं होते हैं, लोकल लीडर के थ्रू नहीं अपनाते, लेकिन ये करते हैं कि लोगों को देख के कॉमन पीपल से जस्ट पहले अपनाते हो, क्या होते हैं, अर्ली मेजोरिटी। टोटल 34% टोटल पॉपुलेशन का होते हैं। लेट मेजोरिटी, इसको कहा जाता है स्केप्टिकल। जो लेट मेजोरिटी क्या होती है, रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स, पड़ोसी जो हो गए, उन्होंने अगर अपना ली तो उनको देखकर ये उस आइडिया को अपनाते हैं, या जैसे कोई मेथड आई है तो उसको अपनाते हैं। ये क्या होते हैं, लेट मेजोरिटी। ये टोटल पॉपुलेशन का 34% होते हैं। लेगार्ड्स, ट्रेडिशनल, ये आखिरी कैटेगरी है। इसमें क्या होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, मतलब इनकी सोच बहुत रूढ़िवादी होती है। ये लास्ट में सभी लोगों ने अपना लिया उसके बाद अपनाते हैं। सबसे आखिरी में जो अपनाते हैं वो कौन से होते हैं, लेगार्ड्स या ट्रेडिशनल।
ये टोटल पॉपुलेशन का 16% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्लांट विच ग्रो बेस्ट इन सनलाइट बट कैन ग्रो फेयरली वेल अंडर शेड आर कॉल्ड। वो प्लांट क्या होता है कि सनलाइट में बहुत बेस्ट ग्रोथ करता है, लेकिन अगर उसको शेड में, छाया में भी लगा दिया जाए तो वो ग्रो हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट, सियोफाइट, फैकल्टेटिव हेलियोफाइट, फैकल्टेटिव सियोफाइट या ऑब्लिगेट हेलियोफाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फैकल्टेटिव हेलियोफाइट। हम देखते हैं अलग अलग। हेलियोफाइट किसे कहा जाता है? वे प्लांट जो ओपन सनी सिचुएशन में ग्रो करते हैं, मतलब सनलाइट में जो ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट। सियोफाइट क्या होते हैं? प्लांट विच ग्रो इन शेड, जो छाया में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सियोफाइट। फैकल्टेटिव हेलियोफाइट क्या होते हैं? जो फुल सनलाइट में तो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं पर शेड में भी ग्रो कर जाते हैं, मतलब छाया में भी ग्रो हो जाते हैं, उनको आता है फैकल्टेटिव हेलियोफाइट। फैकल्टेटिव सियोफाइट्स क्या होते हैं कि ये प्लांट जो होते हैं शेड में, छाया में ग्रो करते हैं पर अगर सन में भी ग्रो कर सकते हैं। ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स क्या होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो अपना सन है उसी में ग्रो करेंगे, मतलब सनलाइट में ही ग्रो करेंगे। और ऑब्लिगेट सियोफाइट क्या होते हैं कि ऑलवेज ग्रो इन शेड, ये हमेशा छाया में ही ग्रो करते हैं। तो हमारे अलग अलग प्लांट की कैटेगरी है कि कौन छाया में ग्रो करता है उन्हें क्या कहते हैं, जो हमारे छाया और सनलाइट दोनों में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये हमारी कैटेगरी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मच विंड इरोजन ओकर्ड बाय साल्टेशन। साल्टेशन के द्वारा कितना % विंड इरोजन होता है? हमारा जो विंड इरोजन है वो 3 स्टेप में होता है, साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। तो साल्टेशन के द्वारा कितना लॉस होता है? 5 से 25%, 3 से 4%, 50 से 75% या फिर 70 से 75%। इसमें हम देखते हैं हमारा जो विंड इरोजन के साल्टेशन है, साल्टेशन में क्या होता है कि पार्टिकल का साइज कितना आता है? बहुत बार इसके पार्टिकल का साइज भी पूछ लिया जाता है। तो इसका पार्टिकल का साइज रहेगा 0.12 0.5 mm डायामीटर, और इसमें जो लॉस होता है वो होता है 50 से 75%, 50 to 75% लॉस किसके द्वारा होता है? साल्टेशन के द्वारा होता है। मतलब मोस्ट ऑफ जो साइल पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं? जंप करके, मतलब बड़े पार्टिकल होते हैं तो ये करते हैं जंप करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और साल्टेशन फर्स्ट स्टेज है सोइल पार्टिकल के मूवमेंट की, जहां पर सबसे ज्यादा लॉस किससे होता है? साल्टेशन से ही होता है। सरफेस क्रीप में हम देखें तो पार्टिकल का जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 0.5 mm होता है। इसमें 5 से 25%, 5 to 25% जो सोइल लॉस होता है वो सरफेस क्रीप के द्वारा होता है। इसमें जो सोइल पार्टिकल होते हैं क्या रोलिंग होती है, उनमें रोलिंग होकर वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज रहती है सोइल की होती है लेस देन 0.1 mm। सोइल लॉस इसमें होता है 3 to 4%। सबसे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो उनका लॉस किससे होता है? सस्पेंशन के द्वारा। ये हवा में ही फ्लोटिंग करते रहते हैं, मतलब फ्लोटिंग करते रहते हैं, तो इनसे लॉस कितना होगा? 3 to 4%। सबसे कम लॉस होता है सस्पेंशन से और सबसे ज्यादा होता है साल्टेशन प्रोसेस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50 to 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। इनमें से इकोनॉमिक्स का ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सा? तो हमारे जो इकोनॉमिक्स के 2 अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें अपना कौन सा नहीं आता है? एक्सचेंज, प्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजप्शन या डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, हमारा मॉडर्न अप्रोच है। एक्सचेंज मतलब क्या कि विनिमय करना, मतलब आपस में अदला बदली करना, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को प्रोडक्ट उत्पादन करना। कंजप्शन मतलब उसका उपभोग करना। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि उसको बांटना, वितरित करना। तो एक्सचेंज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच है। और मॉडर्न अप्रोच में आते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ परमानेंट प्रिजर्वेशन ऑफ कैनिंग। कैनिंग में परमानेंट प्रिजर्वेशन की मेथड कौन सी है? ब्राइन सॉल्यूशन, स्टराइजेशन, ब्राइन सॉल्यूशन, 2 बार आगे यहाँ पे वो हम लिख सकते हैं साइरप जो होता है अपना चाशनी वगैरह, एग्जॉस्टिंग और सीलिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइरप। साइरप जो होता है इसमें फ्रूट की कैनिंग में हम कितना यूज करते हैं? सिर्फ 20 से 25% यूज करते हैं। तो ये तो परमानेंट नहीं होगी। परमानेंट तब होगा जब 65% ज्यादा अगर शुगर यूज करते हैं तो हमारा परमानेंट प्रिजर्वेशन रहेगा। तो हम जो अपना कैनिंग में जो ब्राइन साइरप यूज करते हैं, चाशनी जो यूज करते हैं वो कितनी करते हैं? 20 से 25%। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन अगर वेजिटेबल की हम कैनिंग कर रहे हैं तो उसमें हम कितना करते हैं? 2% जो सोल्ट है उसका यूज किया जाता है। और जबकि परमानेंट अगर अपने प्रिजर्वेशन करना है तो 15 to 20% अगर सोल्ट का यूज कर रहे हैं तो परमानेंट प्रिजर्वेशन हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्राइन का सिर्फ 2% यूज कर रहे हैं अपन साल्ट का। स्टरलाइजेशन,
स्टरलाइजेशन क्या करते हैं, जब भी किसी भी प्रोडक्ट को हम मोर देन 100 या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिससे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और साथ साथ उनके जो स्पोर्स हैं, जीवाणु हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो भी किल हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। एडजस्टिंग क्या होता है कि जो हमारी हम कैनिंग कर रहे हैं उसमें जो भी हमारी हवा है, हवा को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एडजस्टिंग कहलाता है। ये प्रिजर्वेशन को बढ़ावा देती है, प्रिजर्वेशन नहीं करती है। 79 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करते हैं, हम इसको गरम करते हैं, जिससे क्या होती है हवा बाहर निकल जाती है। और सीलिंग क्या होता है, ये 74 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैनिंग में की जाती है। तो इसमें जो हमारी परमानेंट प्रिजर्वेशन ऑफ कैनिंग है वो कौन सी है, स्टरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमने गर्म करेंगे, टेम्परेचर उसको दिया जाएगा, तो क्या रहेगा कि जो इंसेक्ट है, जो जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो मर ही जाएंगे, उनके साथ साथ उनके जो स्पोर्स है वो भी नष्ट हो जाएंगे, तो उसमें अटैक होने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम बार्बाडेंस रिलीज फ्रॉम यूएस धारवाड़। जो एक इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या है कि अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा के गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस के बीच में क्रॉस करा कौन सी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ के द्वारा। वरलक्ष्मी, NSB12, H4, NSB302 या फिर सुजाता। तो हमारी जो वरलक्ष्मी H4 है, ये हमारी फर्स्ट हाइब्रिड है, जिसको ये इंट्रा, पर ये क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड है। एक ही इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है कि एक ही स्पीसीज, एक ही जाति की दो किस्मों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। इसको सबसे पहले डेवलप किया था 1970 में सूरत, गुजरात में CT पटेल के द्वारा। ये फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड है, वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड है कौन सा, H4। वरलक्ष्मी हम देखते हैं, वरलक्ष्मी जो है ये फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, जिसको गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस के बीच में क्रॉस करके बनाया गया था। NSB12 ये भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस के बीच में क्रॉस करके बनाया गया है। NSB302 भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, इसको भी गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस के बीच क्रॉस करके बनाया गया है। लेकिन फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कौन सी, अपनी वरलक्ष्मी। सुजाता जो है ये फर्स्ट स्पाइनिंग वेराइटी है इजिप्शियन कॉटन की, जो इंडिया में रिलीज हुई थी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, वरलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ कैरोट इज। कैरोट जो होती है उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, रेसिम, कैपिटुलम, अम्बेल, स्पाइक, एसाइन। तो हमारी जो कैरोट है उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या रहेगा, अम्बेल। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो हम देखते हैं इसमें जो हमारे वेजिटेबल है उनके इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं, कोल क्रॉप्स, कुकर बीट्स और रेडिस का इन्फ्लोरेसेंस होता है बेसिम, लेट्यूस का होता है कैपिटुलम, कैरोट, कोरिएंडर का होता है अम्बल, बीट रूट का स्पाइक, टोमेटो, ब्रिंजाल, चिली, पोटैटो, स्पिनेच, स्वीट पोटैटो का क्या रहेगा, साइन, और पेनिकल रहता है अपना पालक और मोरिंगा का। इनके इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, पेनिकल। तो हमारे कुछ इन्फ्लोरेसेंस जो वेजिटेबल के अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं एले क्रॉपिंग इज आल्सो नोन एज। जो एले क्रॉपिंग होती है उसे और किस नाम से जाता है, एवेन्यू क्रॉपिंग, हेजरो क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, या फिर बोथ A एंड B। तो हमारी एले क्रॉपिंग क्या होती है कि हमारे जो दूर दूर अलग अलग जो दूर दूर डिस्टेंस पे जो प्लांट लगाए जाते हैं उनके बीच में क्रॉप लगाना क्या कहलाता है, एले क्रॉपिंग। बाग के बीच में जो हमारा ऑर्चर्ड है उसके बीच में सीजनल क्रॉप की एक पट्टी लगा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, एलो क्रॉपिंग कहते हैं। एले क्रॉपिंग के हम अलग नाम देखे थे, इसको गली क्रॉपिंग भी कहते हैं, हेज रो इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं, एवेन्यू क्रॉपिंग भी कहा जाता है। एवेन्यू क्रॉपिंग, अगर हम एवेन्यू क्रॉपिंग क्या होगा, वही कि जो आसपास रोड लगे हुए हैं उनके बीच में जो क्रॉप लगा दी हमने, उसको एवेन्यू क्रॉपिंग। एवेन्यू ट्री क्या होता है कि रोड के आइट साइड पर जो ट्री लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एवेन्यू ट्री बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ई, बोथ A एंड B। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग अभी हमने देखा था कि अलग अलग ऊंचाई की जो फसलें उनको लगा देना, अलग एक साथ लगाना क्या कहता है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहते हैं। और रिले क्रॉपिंग क्या होती है कि एक फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल को लगा देना क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एवेन्यू क्रॉपिंग और हेजरो इंटरक्रॉपिंग दोनों कहा जाता है कि इसको एले क्रॉपिंग, इसके अलावा गली क्रॉपिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परबॉइलिंग ऑफ राइस इज। परबॉइलिंग ऑफ राइस इसे क्या है, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है, थर्मल ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट है, या फिर बायोकेमिकल ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परबॉइलिंग जो है और पेडी में क्यों की जाती है। तो हमारा जो हल्ड वाला राइस है, छिलके वाला जो धान है, उसको जो उसका हल हटाने के लिए हम करते हैं, इसमें क्या करते हैं
कि ठंडा या गुनगुना पानी हम लेते हैं, उसमें 10 से 12 घंटे तक हमारा जो पेड़ी है उसको डुबो कर रख देते हैं और फिर उसमें स्टीम दिया जाता है, मतलब भाप दिया जाता है, जिससे क्या होता है छिलका हट जाता है। ये हम क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो मिलिंग के दौरान क्या हो कि दाना टूटे नहीं, दाना एकदम अच्छा रहे हमारा, और इस पर एक जिलेटिन जैसी जिलेटिन की परत आ जाए, मतलब जेली जैसी एक परत विकसित हो जाती है और विटामिन B12 का कंजर्वेशन भी होता है। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि मिलिंग के दौरान दाना टूटे नहीं और इस पर जिलेटिन की जो लेयर है वो डेवलप हो जाए। तो हम देखते हैं परबॉइलिंग क्या है, तो परबॉइलिंग एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है हम स्टीम देते, स्टीम के द्वारा टेम्परेचर दिया जाता है, इसलिए क्या है हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल जीन क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्वालिटी प्रोटीन मेज के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, OPEC2, TIP23A, काफिर 60 या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है, इसको आप सबसे देखते हैं कि इसको डेवलप किया था SK वसन एंड इवम जिल्ला मिलेजेस के द्वारा, इवम जिलेना मिलेजेस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसके लिए इन्हें वर्ल्ड फ्रूट प्राइज भी दिया गया था 2000 में। जो जीन यूज किया गया था वो जीन कौन सा था, OPEC2। OPEC2 जीन जो दिया गया था, हमारी जो नॉर्मल मेज है उसमें कितना 2% प्रोटीन होता था और लाइसिन अमीनो एसिड की भी कमी होती है, इसलिए HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन में डेवलप किया गया है, जिसमें 3.5 to 4.5% के लगभग प्रोटीन होता है। उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके रिस्पॉन्सिबल जीन है OPEC2। हम कुछ वेराइटियां देखें मेज की, जिसमें जो अपना क्वालिटी प्रोटीन मेज यूज बनाया गया है, प्रोटीना, शक्ति, रत्ना। TIP23 ये भी एक जीन है, ये पर्ल मिलेट का जो जीन है, और ये पर्ल मिलेट में ड्वार्फनेस के लिए, बोनेपन के लिए, मेल स्टेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। काफी 60 जो है ये सोरघम का जीन है और ये मेल स्टेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोरघम में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए OPEC2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरो और दलुआ टाइप ऑफ राइस इज आल्सो नोन अस। बोरो या दलुआ टाइप राइस किसे कहा जाता है, खरीफ राइस, समर राइस, रबी राइस या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे जो राइस है वो 3 टाइप के, अस, अमन और बोरो। जो हमारा बोरो और दलुआ टाइप है इसको समर राइस कहा जाता है। तो हम देखते हैं समर राइस को जो बोरो और दलुआ राइस को कहा जाता है। जो हमारा खरीफ राइस है, खरीफ में जो राइस लगाए जाते हैं अमन राइस कहते हैं, जून जुलाई से लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर तक ये रहता है। सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो भी हमारा किसका है, अमन राइस का ही है। बोरो या समर राइस जो है इसको नवंबर दिसंबर के टाइम पे लगाया जाता है और ये इसकी कटाई कब होती है, मई जून में। और अस या फिर जायद या बधाई राइस जो है ये अप्रैल मई के टाइम पे लगाया जाता है। और इसका होता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है और सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, हमारा अमन राइस का। सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो अमन राइस का होता है। और सेकेंड नंबर पर जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है, अस राइस का होता है। अस राइस जो इसका प्रोडक्शन सेकेंड नंबर पर होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा लगाया जाता है, हमारे अमन राइस लगाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, समर राइस, बोरो और दलुआ टाइप ऑफ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट केकिंग इन पोमोग्रेनेट इज ड्यू टू। जो हमारा अनार है उसमें फ्रूट केकिंग किस वजह से होती है, बोरोन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, वाटर इम्बैलेंस, पोटेशियम डेफिशिएंसी, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो पोमोग्रेनेट में बोरोन की डेफिशिएंसी भी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, वाटर इम्बैलेंस और पोटास की डेफिशिएंसी, फ्रूट केकिंग हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मेजर रीजन पूछा था, मेजर रीजन क्या है, बोरोन डेफिशिएंसी एंड वाटर इम्बैलेंस। इन दोनों की वजह से मेन क्या होती है, फ्रूट केकिंग होती है पोमोग्रेनेट में। इसके अलावा और वेजिटेबल फ्रूट देखते हैं जिसमें फ्रूट केकिंग होती है, वो कौन कौन से कारक की वजह से, फैक्टर की वजह से होती है। तो हम देखते हैं इसमें जो हमारा एप्पल है, सेब, उसमें जो फ्रूट केकिंग होती है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। जो बेल है हमारा उसमें बोरोन की डेफिशिएंसी और मॉइस्चर इम्बैलेंस दोनों की वजह से होती है। जो पी है, पी जो मटर है उसमें मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से, नमी की कमी की वजह से फ्रूट केकिंग होती है। लीची में बोरोन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी और गर्म हवाओं की वजह से फ्रूट केकिंग हो जाती है। जो हमारा कैरोट है उसमें बोरोन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की अधिकता से और लेस मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, फ्रूट केकिंग हो जाती है। टोमेटो में बोरोन की डेफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से फ्रूट केकिंग होती है। लाइम में मॉइस्चर फ्लक्चुएशन जो होता है उसकी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से फ्रूट केकिंग होती है। पोमोग्रेनेट में भी हमने देखा बोरोन, कैल्शियम, पोटास की डेफिशिएंसी और वाटर इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसके अलावा देखते हैं हमारा जो लीची है और पीच है, इनमें जो हमारी गर्म हवाएं चलती है उनकी वजह से फ्रूट केकिंग होती है। और चेरी, फीग, एवोकेडो, लेमन, स्वीट पोटैटो, लाइम, ग्रेप, इनमें मॉइस्चर इम्बैलेंस, मतलब मॉइस्चर उसकी कमी की वजह से क्या होता है, फ्रूट केकिंग हो जाती है।
तो पोमोग्रेनेट के लिए क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ रेजिंग पोटैटो क्रॉप फ्रॉम ट्रू पोटैटो सीड और बोटनिकल सीड वाज डेवलप्ड बाय। जो ट्रू पोटैटो सीड का कंसेप्ट है पोटैटो का, वो किसके द्वारा दिया गया था? पुष्कर नाथ, डॉक्टर एस रामानुजन, सी.टी. पटेल या फिर एच.बी. फ्रॉस्ट। जो हमारा ट्रू पोटैटो सीड है वो कंसेप्ट दिया था एस रामानुजन ने 1957 में। ट्रू पोटैटो सीड और जो पुष्कर नाथ जी है इन्होंने सीड प्लॉट टेक्निक दी थी। सीड प्लॉट टेक्निक कब दी गई थी? 1967 में दी थी। इसमें क्या होता है, डिसीज फ्री ट्यूबर सीड तैयार करा, जो डिसीज फ्री वायरस फ्री जो ट्यूबर सीड है वो तैयार किए गए थे इस मेथड के द्वारा, सीड प्लॉट टेक्निक के द्वारा। सी.टी. पटेल ने H4 जो हमारी 1970 में सूरत गुजरात में डेवलप की थी, कॉटन की फर्स्ट वैरायटी है जो सी.टी. पटेल के द्वारा डेवलप की थी। और जो एच.बी. फ्रॉस्ट है इन्होंने किन्नो डेवलप की थी 1915 में और रिलीज कब हुई थी? वो 1935 में रिलीज हुई थी। एच.बी. फ्रॉस्ट के द्वारा किन्नो डेवलप की गई थी। और डॉक्टर एस रामानुजन ने ट्रू पोटैटो सीड को डेवलप किया था। क्यों किया गया था कि जैसे हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, अगर हम ट्यूबर को लगाते तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आती है, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने ट्रू पोटैटो सीड का कंसेप्ट दिया था। और डिसीज फ्री सीड डेवलप करने के लिए भी ये क्या फायदेमंद था। ट्रू पोटैटो सीड में अगर हम देखते हैं कि सीड रेट कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर हम उसको डायरेक्ट प्लांट खेत में लगा रहे हैं तो 100 to 150 ग्राम, और अगर ट्रांसप्लांटिंग नर्सरी में लगाए हैं तो 45 to 50 ग्राम हमें सीड रेट रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर एस रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वर्टिसोल फाउंड इन विच सॉइल। जो वर्टिसोल है वो कौन सी सॉइल, उस वाटर में कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल या फिर एरिड सॉइल। तो हमारी जो ब्लैक सॉइल है वो किसके अंदर आती है? वर्टिसोल के अंदर। इसलिए हम देखते हैं हम अलग अलग जो हमारे मेजर सॉइल है इंडिया के, ऑर्डर कौन कौन से? एलुवियल सॉइल जो इंसेप्टिसोल, एंटीसोल और अल्फीसोल में आती है। ब्लैक सॉइल वर्टिसोल ऑर्डर के अंदर आती है। रेड सॉइल हमारी अल्फीसोल अंडर आती है। लेटेराइट सॉइल जो है हमारी